नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने जीती है अंधेरों से जंग, सूर्य बनकर वही निकलता है। लगातार प्रयत्न करना, प्रयास करना और साथ ही ज्ञान का विस्तार करते रहना जीवन के लिए आवश्यक है। और अगर बात करें मॉडर्न मेडिकल साइंस की, तो नए इनोवेशंस, नए एडवांसमेंट्स और इस तरह के शोध बहुत हद तक लाभदायक होते हैं किसी भी बीमारी के इलाज में और उनसे बचाव में। हम बात कर रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की। 27 फरवरी को भारतीय सरकार के जीनोम इनिशिएटिव के तहत 10,000 स्वस्थ व्यक्तियों के सफल जीनोम टेस्टिंग का जो एक लक्ष्य है उसको प्राप्त किया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, इलाज की दृष्टि से और बीमारियों की प्रिडिक्शन यानी उनके बारे में जानकारी की दृष्टि से और बीमारियों से बचाव की दृष्टि से ये कदम कितना महत्वपूर्ण है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले ये समझ लेते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से कि दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और किस तरह से होती है ये प्रक्रिया। जीनोम सीक्वेंसिंग यानी एक कोशिका या सजीव में स्थित पूर्ण जीन समुच्चय की विस्तृत जानकारी। मानव कोशिकाओं के भीतर आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जिसे डीएनए, आरएनए कहा जाता है। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहते हैं। वही स्ट्रेन जो वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिक वेरिएंट भी बताया जाता है। इनकी क्षमता, आकार अलग होता है। इनके स्वभाव में परिवर्तन भी पूरी तरह से अलग होता है। यदि किसी जीव के आधारों का क्रम जानना है तो उसके अद्वितीय डीएनए फिंगरप्रिंट या पैटर्न की पहचान करनी होती है। आधारों का क्रम निर्धारित करना अनुक्रमण या सीक्वेंसिंग कहलाता है। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला में की जाने वाली प्रक्रिया है जो एक प्रक्रिया में किसी जीव के जीनोम के आधारों का क्रम निर्धारित करती है। डीएनए मानव सहित सभी जीवों में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक तत्व होता है। कोशिका में ये डीएनए न्यूक्लियस या नाभिक के भीतर पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स का निर्धारण करना होता है। माता पिता से उसकी संतान में डीएनए अग्रेषित होता है। मानव शरीर की लगभग हर कोशिका में जीनोम की एक पूरी प्रति होती है। जीनोम में किसी व्यक्ति के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त होती है। डीएनए विभिन्न अंगों और ऊतकों में स्थित होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग गुणों और विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। शरीर की हर कोशिका में ये डीएनए शामिल होते हैं जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाते हैं। मानव जीनोम परियोजना एक महत्वाकांक्षी अनुसंधान प्रयास है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव आनुवंशिक कोड की रासायनिक संरचना को समझना है। जीनोम अध्ययन या अनुक्रमण, जिसे सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, विश्व भर में चिकित्सीय और रोग निरोधी रूप से भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रयास से न सिर्फ कई गंभीर बीमारियों का इलाज बेहतर संभव होगा, बल्कि कैंसर और आनुवंशिक बीमारियों से बचाव भी किया जा सकेगा। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। क्या है भारत सरकार का जीनोम इंडिया इनिशिएटिव और स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर समीर बख्शी। ही इज प्रोफेसर एंड हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर अमित गुप्ता, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्व और स्वास्थ्य के संबंधित समस्याओं से बचाव में कितनी अहम भूमिका ये निभा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर समीर बख्शी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की बात आती है, जीन म्यूटेशन का जिक्र अवश्य आता है। किस तरह से आप समझाना चाहेंगे जीन का म्यूटेशन
या कहा जाए जब कोई दवा या इलाज दी जाती है किसी विशेष प्रकार की बीमारी के लिए, तो चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई अन्य परजीवी, कहा जाता है कि वो म्यूटेट कर जाते हैं। ऐसा दरअसल होता क्यों है? तो जीन म्यूटेशन को समझने के लिए सिंपल भाषा में मैं आपको ये बताऊंगा, जो डीएनए होता है जिसके बारे में अभी आपने जिक्र किया था, उसके आप समझिए 4 अल्फाबेट्स हैं, ATGC, या आप उसको सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो ABCD, और ये एक सीक्वेंस में होते हैं हर इंसान में, ABDCACDE। अगर किसी भी अल्फाबेट में चेंज आ जाए, यानी D की जगह C आ जाए या C की जगह D आ जाए, या एक अल्फ़ाबेट हट जाए या एक अल्फ़ाबेट की जगह 2 अल्फ़ाबेट आ जाएं, तो इसको हम सिंपल भाषा में म्यूटेशन बोलेंगे। ये म्यूटेशन जो है, ये नहीं कि म्यूटेशन है तो सारी म्यूटेशंस खराब हैं। कुछ म्यूटेशंस लाभदायक हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका कोई असर नहीं होता शरीर पर, और कुछ हानिकारक होती हैं। आम तौर पे हमारी बॉडी में अगर कोई हानिकारक म्यूटेशन होती है तो एक बॉडी में मैकेनिज्म होता है जो हार्मफुल म्यूटेशंस को नॉर्मली बॉडी सिस्टम हटा देता है। यदि ये म्यूटेशन ना हटा पाए जो खराब वाली हैं, तो उनका फिर हानिकारक इम्पैक्ट हमारे शरीर पर होता है। जी, जेनेटिक म्यूटेशन की बात आती है, और डॉक्टर अमित गुप्ता, जो जिक्र हो रहा है कि 10,000 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, और वो सैंपल्स जो स्वस्थ व्यक्तियों से लिए गए हैं, ये एक अच्छा कदम, महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है कि एक जेनेटिक मैपिंग तैयार की जा सकती है। किस लिहाज से और कैसे लाभदायक होगा अगर हमें जेनेटिक मैपिंग मिल जाती है? आगे आने वाले भविष्य की बात की जाए, बीमारियों की बात की जाए, कैसे लाभान्वित होंगे सभी लोग इससे? तो मैं उसी के सिलसिले को और बढ़ाऊंगा, और आसान करने की कोशिश करूंगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या जी। तो हमारा जो डीएनए होता है, हम पढ़ने के लिए तरीका बनाते हैं। अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम मीटर्स, सेंटीमीटर्स का यूज करते हैं, किलोमीटर्स का यूज करते हैं। वैसे ही डीएनए को मापने का जो तरीका है वो हम न्यूक्लियोटाइड्स के मामले में के तौर पे करते हैं, ATGC। तो उसको और आसान समझने के लिए, अगर हमें दाल बनानी है तो उसमें दाल होगी, पानी होगा, नमक होगा, स्पाइसेस होंगे। तो अगर किसी की भी मात्रा कम ज़्यादा होती है तो टेस्ट खराब होगा। और आप देखेंगे कि दाल जो नॉर्थ इंडिया में बनती है वो अलग होती है, साउथ इंडिया में बनती है वो अलग होती है। ऐसे ही डाइवर्सिटी है। तो ऐसे ही जो हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग का तरीका था, हम अपने जीनोम को या एक्सोम को मशीन में चेक करने के बाद मैच करते थे, जो कि एक रेफरेंस जीनोम बोलते हैं। रेफरेंस जीनोम हमारे पास जो भी था वो रिप्रेजेंट कर रहा था वेस्टर्न पॉपुलेशन को प्रीडोमिनेंटली। हमारे पास इंडिया का अपना जीनोम सीक्वेंस डेटा नहीं था जी। तो अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और डीबीटी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और एक अपना 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, अभी जो फरवरी में कंप्लीट हुआ है। वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब उससे क्या होगा कि हमारे जो वेरिएंट्स, हमने जेनेटिक टेस्टिंग करी और वेरिएंट्स आए, बट उनका कोई मैच करने के लिए हमारे पास डेटाबेस नहीं था। अब हम वो मैच कर सकेंगे। तो होता क्या था कि हमारे मैंने एक दाल का एग्जांपल लिया। अगर दाल जो हमारे पास बन रही है उसमें आप कहोगे कि मम्मी ने बनाया है तो उनके हाथ में अलग तरीके की दाल बनेगी, पापा ने बनाया तो अलग तरीके की, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। हम अपनी भाषा में बोलते हैं एपिजेनेटिक्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो टोटल जो हमारा अप्रोच है 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट जो अभी कंप्लीट हुआ है, उसके कारण बहुत ही बदलने वाला है। हमारी जो बीमारियां जिनको हम पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में डेटाबेस से हम कंपेयर करते थे, जो जिनका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस से मैच नहीं होता था, अब हम वो कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो जेनेटिक बीमारियां हैं वो 80% बच्चों में होती हैं। राइट। तो एक बहुत बड़ा चंक इसके कारण जो बच्चों का बीमारियों का है वो बहुत ही लाभान्वित होने वाला है। जी डॉक्टर समीर बख्शी, कैंसर जैसी बीमारियों की जब बात आती है तो बहुत से लोग कैंसर का नाम सुनकर ही हिम्मत हार जाते हैं। खास तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको इलाज मिलने पर भी बहुत अधिक लाभ नहीं हो पाता। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर इस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जिस तरह से हमने सफलतापूर्वक 10,000 का आंकड़ा तय कर लिया है, किस तरह से
इलाज मिलने में सहायक होगी, और जो नई थेरेपीज की बात होती है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, किस व्यक्ति में या किस पेशेंट में इसे प्रयोग किया जा सकता है, इसके लिए कितनी सहयोगी सिद्ध हो सकती है ये? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊँगा। जैसे मान लो किसी फीमेल में ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर हो, ब्रेस्ट स्पेशली अगर यंग एज में हो और ओवरी अगर किसी भी एज पे हो, तो उसमें हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं ब्रैका जीन के लिए जी। अब दो प्रकार की टेस्टिंग है। एक तो हम ट्यूमर में चेक करते हैं, यानी ट्यूमर में जीन का कोई चेंज है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। और एक हम चेक करते हैं जो सारे शरीर में चेंज है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन। तो यदि ओवरी के कैंसर में वो सोमैटिक या जर्म लाइन म्यूटेशन पाई जाती है, तो उसके लिए आजकल एक दवाई एक्स्ट्रा दी जाती है जिसको हम पार्प इनहिबिटर्स कहते हैं। तो उससे पाया गया है कि इस कैंसर में सर्वाइवल बेटर हुआ। तो ये तो इम्पैक्ट हुआ ट्रीटमेंट के लिहाज से जी। अब मान लो किसी लेडी में जर्म लाइन म्यूटेशन पाई गई ब्रैका की, तो उसका इम्पैक्ट ये है कि हम उसके ब्रदर सिस्टर में भी चेक करेंगे कि क्या वो म्यूटेशन ब्रदर सिस्टर में है या नहीं। और यदि मान लो ब्रदर या सिस्टर में वो म्यूटेशन पाई जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हम उनके सिबलिंग्स में, भाई बहनों में कैंसर की स्क्रीनिंग नॉर्मल से ज़्यादा रूप में करेंगे कि अगर कैंसर हो तो वो पहले पकड़ में आ जाए और जल्दी इलाज हो सके। तो इम्पैक्ट ट्रीटमेंट में भी है और साथ में कैंसर स्क्रीनिंग पे भी है। जी। काफ़ी सारे ईमेल्स हमारे पास आने लगे हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता, रिचा जी हैं, वो ये पूछ रही हैं कि उनका जो एक बच्चा है उसको डाउन सिंड्रोम की समस्या है, तो क्या अगर ऐसे में जेनेटिक टेस्टिंग करवाई जाती है, आने वाले जो बच्चे हैं उनको सेफ रखने में कुछ सहायता मिल सकती है, या प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि बच्चे को खतरा होगा या नहीं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। डाउन सिंड्रोम एक बहुत ही आम जेनेटिक बीमारी है और ये गुणसूत्रों के कारण होती है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे लाइक हाथ दो हैं, जोड़े में हैं, आँखें दो हैं, कान दो हैं, पैर दो हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। उस जोड़े का एक जो कंपोनेंट है, एक गुणसूत्र, वो माँ से आता है और दूसरा जोड़ा फादर से आता है। सो कभी कभी क्या है कि लाइक कोई भी मैकेनिज्म दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, तो जो दो के बजाय अगर माँ या बाप से दो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र आ जाएं और माँ से एक आए तो 3 हो जाते हैं। जो डाउन सिंड्रोम है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो जो होता है वो 3 हो जाता है। तो उसके कारण डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है और इसमें बेसिकली बच्चे को मंद बुद्धि होता है, दिल की परेशानियां होती हैं, खाने की परेशानियां होती हैं, माइलस्टोन डिलेड होते हैं। तो इसके लिए आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम शुरू करें एंटीनेटल पीरियड, जब बच्चा पेट में होता है जी, तो पेट में जब बच्चा होता है हम जांच करके बता सकते हैं कि इस बच्चे जो बच्चा पेट में है उसमें डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस कितने हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि उसके लिए बच्चेदानी से सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो माँ के सैंपल से हो सकता है, उसको हम NIPT बोलते हैं। बट आपको जानकारी होना ज़रूरी है और सही टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि क्या हम बता सकते हैं कि अगले बच्चे में कितना चांस है? हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं। एक जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 3 तरीके का होता है और सब में अपना अलग अलग रिस्क है। लाइक अगर हम जो सबसे आम डाउन सिंड्रोम का कारण होता है ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, उसमें अगर ट्राइसोमी 21 है तो उसमें 1% से भी कम रिस्क है। तो बहुत ही आसान है, आजकल जेनेटिक्स बहुत आगे चली गई है, बस ज़रूरी है आपको जानकारी होने की, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ऋचा जी, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, अभी हमारे डाउन सिंड्रोम के मैनेजमेंट में इतनी तरक्की हो गई है। पहले डाउन वाले बच्चे बचपन में ही उनका डेथ हो जाती थी, अभी 50 साल 60 साल तक जिंदा हैं और उनका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि मैटर करती है बच्चे के लिए, वो बहुत ही इम्प्रूव्ड है। तो आप सही सेंटर पे जाइए, आप बिल्कुल बढ़िया आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। जी। डॉक्टर समीर बख्शी, होल जीनोम सीक्वेंसिंग दरअसल प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से की जाती है? और एक सवाल ये भी आया था
सुरेश जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि यह क्या सामान्य व्यक्ति के लिए है, यानी कोई भी व्यक्ति जाकर करवा सकता है? देखिए जी, कोई सामान्य व्यक्ति मैं बोलूं कि अपनी जीन सीक्वेंसिंग कराएं तो ये कोई, मुझे लगता है उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब आपका जो पहला सवाल था कि ये सीक्वेंसिंग क्या होती है, सीक्वेंसिंग दो चीज़ों की होती है, एक तो डीएनए की और एक आरएनए की। यदि हमें एक अल्फ़ाबेट में चेंज डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं। यदि मान लो कोई ट्रांसलोकेशन है, यानी कि क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा एक दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया है, उसका अगर हमें चेंज डिटेक्ट करना है तो उसमें हम आरएनए सीक्वेंसिंग करते हैं। तो आमतौर पे ट्यूमर में दोनों प्रकार के चेंजेस होते हैं, डीएनए की म्यूटेशन भी हो सकती है और ट्रांसलोकेशन भी हो सकती है, यानी क्रोमोसोम्स के बीच में आदान प्रदान हो सकता है। तो उसके लिए हम नॉर्मली करते हैं टारगेटेड डीएनए प्लस टारगेटेड आरएनए सीक्वेंसिंग। तो सिंपल भाषा में ये है, अगर हम पूरे डीएनए का सीक्वेंस करें या आरएनए का सीक्वेंस करें और उसको टारगेट ना करें तो कई बार ऐसा भी किया जाता है, लेकिन इफ़ेक्टिव करने के लिए कि हम बोलें कि हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव उसको यूटिलाइज कर सकें, आमतौर पे ट्यूमर अगर हमें पता हो तो हम टारगेटेड सीक्वेंसिंग करते हैं, कुछ जीन्स 50 जीन्स का पैनल या 100 जीन्स का पैनल करके उसको टारगेट करते हैं। जी डॉक्टर समीर बख्शी, हम ये भी चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए अवश्य बता दें कि दरअसल कोई भी जीन जो है वो म्यूटेट करता क्यों है, क्योंकि हमने वेरिएंट्स में भी कई बार देखा है, फ्लू की बात करते हैं अगर, तो उसके अंदर भी एक अगर वायरस के लिए या एक किसी जीवाणु परजीवी के लिए वैक्सीन आती है तो पता चलता है कि अगले सीजन में वो म्यूटेट कर जाता है। म्यूटेट करने की संभावना क्यों होती है और किस लिए करते हैं वो म्यूटेट? देखिए, म्यूटेशन इसलिए होती है कि वायरस में या इंसान में कि वो पर्सन एग्जिस्ट कर सके, हार्मफुल सिचुएशंस के बावजूद हम लोग एग्जिस्ट कर सकें। तो वायरस का भी ये है, अगर वैक्सीन आई तो वैक्सीन से होगा कि वो वायरस आगे प्रोपगेट ना कर सके, इन्फेक्शन ना कर सके। वायरस को अगर जीना है तो वो अपना चेंज लाएगी कि वो वहाँ पे जी सके। ऐसे ही इंसान के लिए है, मान लो कोई हार्श एनवायरमेंटल चेंज होता है तो म्यूटेशन होती है कि वो एग्जिस्ट कर सके। अब कई प्रकार क्या होता है, ये जो एनवायरनमेंट होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या कोई केमिकल्स हैं, तो वो हार्मफुल म्यूटेशंस पैदा करते हैं। और मैंने जैसे बताया पहले कि इन हार्मफुल म्यूटेशंस को हटाने के लिए हमारे बॉडी में मैकेनिज्म्स होते हैं। यदि वो मैकेनिज्म्स फेल हो जाएं शरीर में, तब ये हार्म पैदा करते हैं और उनमें से एक हार्म कई बार कैंसर भी होता है। जी डॉक्टर अमित गुप्ता, जिन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, खास तौर पर बच्चों में बहुत बार होता है कि जब भी कोई बच्चा इस तरह के कंजेनाइटल एनोमलीज हो या इस तरह की समस्या हो, उससे प्रभावित होता है, तो न सिर्फ उसका जीवन, माता पिता का या पूरे परिवार का जीवन प्रभावित हो जाता है। किस तरह से आप देखते हैं इस दृष्टि से, अगर जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से, जेनेटिक टेस्टिंग के माध्यम से पहले ही पहचान की जाए तो भविष्य को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? और दूसरी बात है कि क्या अगर इस तरह की टेस्टिंग हो जाती है, क्या जो पूरी प्रक्रिया है इलाज की, उसमें भी कोई परिवर्तन, जो स्ट्रैटेजी है उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है? मैं और थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि जेनेटिक टेक्नोलॉजी जो कि हेल्थ के लिए यूज होती हैं वो क्या क्या है जी। अगर हम ग्रॉस की बात करें, लाइक हम आँखों से मरीज को देखते हैं, है ना, फिर हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोप से गुणसूत्रों को देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप से अगर गुणसूत्रों को देखते हैं तो हम उसको कैरोटाइप बोलते हैं। और डाउन सिंड्रोम, जैसे अभी एक सवाल था, डाउन सिंड्रोम के लिए कैरोटाइप बहुत ही अच्छा तरीका है, उसके लिए एक्सोम या जीनोम सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि एक्सोम एक सीक्वेंसिंग टर्म है और जीनोम सीक्वेंसिंग टर्म है, तो लाइक हमारा डीएनए में एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स जो कि बेसिकली प्रोटीन को बनाने के लिए डायरेक्शंस देते हैं, और इंट्रॉन्स होते हैं जिनका रेगुलेटरी, प्रमोटिंग और बहुत सारे और फंक्शंस हैं, एनहांसर और कंट्रोल के लिए बेसिकली यूज होते हैं। तो हम जब अगर मेजॉरिटी जो डिजीज़ेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो एक्सॉनिक प्रॉब्लम्स के कारण होती हैं, तो जनरली हम उसमें एक्सॉन सीक्वेंसिंग करते हैं। जब हमें लगता है कि एक्सॉन सीक्वेंसिंग में नहीं मिल रहा है या फिर चांसेस हैं कि इंट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट हो, तो हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। रही बात कि हमारे प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि ये चीज़ें होती क्यों हैं, लाइक दुनिया में कुछ भी अगर आप बात करें तो 100% परफेक्ट नहीं है, और जब भी हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में,
हमारी बॉडी में लगातार कुछ सेल्स ग्रोथ कर रही हैं, ग्रोथ मीन्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, अपना बच्चा बना रही हैं। और जैसे सर ने बोला कि डीएनए डैमेज होता है अल्ट्रावायलेट रेज से, तो अल्ट्रावायलेट रेज के अलावा भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि डीएनए को डैमेज करती हैं। बट बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म है। बट कभी कभी क्या है कि अब मिलियंस ऑफ डीएनए रिपेयर हो रहे हैं, उसमें से कुछ रिपेयर परफेक्ट नहीं हुए, तो वो अलग से सेग्रीगेट होके ट्यूमर या बीमारी करते हैं। तो ये कारण है जो कि हमारे म्यूटेशंस की बात करते हैं। ऐसे ही वायरसेस लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ में एरर होता है, लाइक मल्टीप्लिकेशन एरर होता है, उसके कारण म्यूटेशन डेवलप होते हैं। उसके बहुत ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इनहेरेंट फैक्टर्स, वो अलग चीज़ें हैं। तो ये है कारण म्यूटेशन का। रही बात की जीनोम सीक्वेंसिंग या जेनेटिक टेस्टिंग हमारे हेल्थ के लिए, प्रिवेंशन के लिए कैसे यूज़फुल है, तो मैं आपको बात बताऊं कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम बच्चा पेट में आने पे जांच करके पता कर सकते हैं कि इस बीमारी को बच्चे के अंदर है कि नहीं। बच्चा होने के बाद हम अर्लीस्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो अगर हमें सिखाया जाता है, जब भी हम मेडिकल ट्रेनिंग लेते हैं, मैं ट्रेन्ड जेनेटिसिस्ट हूँ, सर्टिफाइड जेनेटिसिस्ट हूँ, तो मुझे बताया जाता है कि प्रिवेंशन से बढ़ के कोई भी हेल्थ सर्विस नहीं है। तो प्रिवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। लाइक ट्रीटमेंट की बात है, अब बीमारियां भी बहुत तरीके की हैं। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा जो कि गौशे डिजीज हम बोलते हैं, जो कि सबसे कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। डॉक्टर अमित गुप्ता, इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। बॉस्टन अमेरिका से एक कॉलर हैं, प्रवीण पराशर हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये प्रश्न है कि वी आर इन द यूएस एंड there is a difference in the variants like COVID, influenza. Right. There is a strain difference in India and America. So in that case, how significant or how important is the genome sequencing, and could that help in differential treatment for the two different strains? डॉक्टर अमित गुप्ता, बहुत संक्षिप्त में किस तरह से आप इसको आंसर करना चाहेंगे? देखिए, एक आम जनता के लिए इन सब बातों पे परेशान होना बिल्कुल भी मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है। जो म्यूटेशन या वेरिएंट बदलने से परेशानी आती है वो हम बताएं तो डिटेक्शन के लिए आती है, क्योंकि हमारी मेथडोलॉजी टारगेटेड अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें चेंजेस लाने होते हैं। रही बात कि आम जनता को क्या इसका इम्पैक्ट है, तो उसके लिए क्या है कि कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जो कि बीमारी को गंभीर करते हैं, और उसके लिए खाली म्यूटेशन एक फैक्टर नहीं है, उनका खुद का हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और बहुत सारे कंफाउंडर्स हैं। तो आम जनता को इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि वेरिएंट अलग है, म्यूटेशन अलग है। हमारी टेस्टिंग टेक्नोलॉजी में चेंजेस बहुत आते हैं अगर वेरिएंट अलग होता है जी, और जाहिर तौर पर जो विशेषज्ञ हैं उनका काम भी सरल हो जाता है। अगर वेरिएंट का सही प्रकार पता हो तो उसका जो मैनेजमेंट है या इलाज है वो बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। और जैसा हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि अगर हाई रिस्क ग्रुप में कोई आता है तो उसके लिए भी पहले से ही स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं, स्क्रीनिंग बढ़ाई जा सकती है जिसमें कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान जल्द हो सके, इलाज बेहतर हो सके। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के महत्व के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर बख्शी, डॉक्टर अमित गुप्ता, और ये समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ और भ्रमों को दूर करते हैं, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। डॉक्टर समीर बख्शी, क्या जिन फैमिलीज में क्लोज रिलेशंस में शादियां होती हैं उनमें इस तरह के म्यूटेशंस और बीमारियों का खतरा अधिक होता है? जी हाँ, उसमें ये ज्यादा होता है। डॉक्टर अमित, क्या होल जीनोम सीक्वेंसिंग एक सही तरीका है ये पता लगाने के लिए कि कितना खतरा व्यक्ति को हो सकता है बीमारी का? नहीं, आम जनता के लिए होम जीनोम सीक्वेंसिंग ऐसे ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए, अगर जरूरत है तभी करवानी चाहिए। डॉक्टर समीर बख्शी, क्या जीनोम सीक्वेंसिंग या जीन टेस्टिंग से कैंसर के खतरे को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पहले से बताया जा सकता है? कुछ कैंसर्स में प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगेन, हर एक कैंसर में नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक कैंसर है वहां किया जाता है। क्या जीनोम सीक्वेंसिंग के डेटा स्टोरेज के लिए बहुत अधिक स्टोरेज की आवश्यकता होती है डॉक्टर अमित? जी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम खाली एक्सोम सीक्वेंसिंग की बात करें
तो सिंपल लैंग्वेज में 20 GB डेटा तक जनरेट होता है, 25 GB जनरेटेड, और जीनोम तो और बड़ा होता है, राइट। तो बहुत डेटा जनरेट होता है। डॉक्टर समीर बख्शी, क्या इसका रोल सिर्फ कैंसर जैसी बीमारी के लिए ही है? नहीं, कैंसर के अलावा बाकी बीमारियों में भी प्रिडिक्शन की जाती है। क्या जी कैंसर के अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए भी आपके अंदर कौन सा ड्रग कितना काम करेगा और उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसको हम फार्माकोजिनोमिक्स या फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, उसमें भी बहुत यूजफुल है। डॉक्टर अमित, क्या जीनोम टेस्टिंग इतना सरल है जैसे कि एक रक्त की जांच करवाना, यानी सिंपल ब्लड टेस्ट करवाना? बिल्कुल। अभी हमारे साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा है जिसमें सलाइवा से हम टेस्ट कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, वो भी पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। राइट। डॉक्टर समीर बख्शी, क्या कैंसर के ट्रीटमेंट का निर्धारण करने के लिए, सही दिशा तय करने के लिए भी ये तकनीक उपयोगी है? बिल्कुल जी, कई कैंसर में ये टेक्निक अप्लाई की जाती है। खास करके यूज़ ऑफ इम्यूनोथेरेपी के लिए भी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। अगर म्यूटेशन बर्टन ज़्यादा है तो इम्यूनोथेरेपी बेटर काम करती है। डॉक्टर अमित, क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो बच्चों में अधिकतर होते हैं, उनसे बचाव करने में और उनको जल्द पहचानने में उपयोगी सिद्ध होगी? बिल्कुल। और हम आजकल बात करते हैं प्रिसीजन मेडिसिन की, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग या जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। राइट। डॉक्टर समीर बख्शी, क्या इस प्रक्रिया में काफी अधिक समय लगता है? नॉट रियली, मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते में या मैक्सिमम 4 वीक्स में आपको सारा इसका इंफॉर्मेशन मिल जाता है। डॉक्टर अमित गुप्ता, क्या ये प्रक्रिया बहुत अधिक महंगी है, एक्सपेंसिव माना जाए इसे? एक्सपेंसिव अभी तो है, बट अगर हम कंपेयर करें कुछ साल पहले से तो बहुत सस्ता हुआ है। जी। कैंसर के अलावा क्या ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है डॉक्टर समीर बख्शी, क्योंकि भारत डायबिटीज कैपिटल के रूप में उभर रहा है? जी, जैसे डॉक्टर अमित जी ने बताया, तो इसका लाइफस्टाइल डिजीजेस पर भी इम्पैक्ट होता है। जी। डॉक्टर अमित, किस तरह से अवेलेबिलिटी को, इसकी जो उपलब्धता है, उसे बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं? बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है भारत सरकार की तरफ से। अभी मैं आपको जानकारी दूं, अभी हमने सेलिब्रेट किया है 29 फरवरी को रेयर डिजीज डे, और उसके लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया था और उसके हर कोने से हमारे एक्सपर्ट्स आए थे। और भारत सरकार का प्रयास है कि हर जगह सीक्वेंसर पहुंचाया जाए, अवेलेबल कराया जाए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सारे सेक्टर्स में। राइट। डॉक्टर समीर बख्शी, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल जाए कि खतरा बहुत ज्यादा है तो व्यक्ति डर जाएगा, तो इतनी चिंता क्यों की जाए? पहली बात, सब में तो जेनेटिक टेस्टिंग करनी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कैंसर हैं, उनमें जेनेटिक टेस्टिंग करनी है, और उसमें मैं ये बोलूँगा कि डर नहीं करना, उसका प्रिवेंशन के लिए स्क्रीनिंग करना है, जिससे कैंसर जल्दी डायग्नोज हो और आसानी से ट्रीट हो सके। डॉक्टर अमित, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग एक ऐसा अस्त्र है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्थ, लाइफस्टाइल, प्रिवेंशन मेडिसिन, प्रिसीजन मेडिसिन और प्रिवेंटिव टेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है। बट इसके इथिकल बैकग्राउंड्स और उनको सम्मान देना बहुत जरूरी है और मिसयूज नहीं करना है। डॉक्टर समीर बख्शी, एक वाक्य में आपका संदेश? मैं भी यही बोलूँगा कि कैंसर जैसी बीमारी में जेनेटिक टेस्टिंग का रोल काफ़ी है, लेकिन सब कैंसर में रोल नहीं है, और सब मरीज़ ये ना सोचें कि हमारी जेनेटिक टेस्टिंग करनी है अगर कैंसर है तो। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर समीर बख्शी। डॉक्टर अमित गुप्ता, आपने विस्तार से बताया है जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्व, खास तौर पर इलाज के लिए और कैंसर और गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक है कि बहुत अधिक प्रयत्न किए जाएं, जो कि अगर मेडिकल फील्ड की बात की जा रही है तो उसमें बहुत से इनोवेशंस किए जा रहे हैं, नए शोध किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में न सिर्फ बीमारियों का इलाज बल्कि बीमारियों से बचाव भी काफ़ी हद तक संभव किया जा सकता है। कहा जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही ऊंची उड़ान होती है। हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी और तमाम विशेषज्ञ अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। इलाज के लिए नए विकल्प भी उपलब्ध हैं। बात है हमारे कोशिश करने की, यानी इस स्थिति तक पहुंचा ही ना जाए, अपने स्वास्थ्य की ठीक देखभाल की जाए, और उसके लिए आवश्यक है
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, संयमित जीवन जीना, अपने आहार का ध्यान रखना, तनाव से दूर रहना और साथ ही व्यायाम करना, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है और आपके जीवन की गुणवत्ता भी बनी रह सकती है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।